बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कहा करते थे कि लोगों, जब तुम्हारा हुक्मरान ज़्यादा कर्जे ले तो समझ लेना कि वो करप्शन कर रहा है। अब ये हुकूमत करप्शन कर रही है नहीं कर रही, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जब इनके खिलाफ या इनके हवाले से तहकीकात होंगी। लेकिन हमारा जो आज का मौजू है वो यही है कि हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो स्टेट बैंक ने पिछली सहमाही की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मुल्क में कर्जों का रुझान बढ़ा है, जिसके मुताबिक जो GDP का हदफ था वो शायद हासिल नहीं हो सकेगा, जिसके मुताबिक अफरात ज़र में इजाफा होगा, यानी कि महंगाई में इजाफा होगा। इन सारी चीज़ों का हमारी आपकी पूरे आवाम की ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसी चीज़ के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। उस रिपोर्ट के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें शरह सूद में इजाफा किया गया है, उस मॉनेटरी पॉलिसी का और क्या क्या ब्रीफ पॉइंट्स है, इस जो रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट बैंक की, उसके क्या भी छोटे छोटे से पॉइंट्स थे, बुलेट पॉइंट्स थे, उन सारी चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल एक रिपोर्ट देखेंगे। जब रिपोर्ट के बाद आएंगे तो मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो रिपोर्ट सारी बयान हुई है, इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आफ्टर शॉर्ट रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मौशी इब्तिदा कैसी रही, मरकजी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी है। स्टेट बैंक का कहना है कि माली साल में 6.2% मौशी नमो का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा और मईशत 4 से 4.5% रहेगी, जबकि बजट खसारे का हदफ 4.9% रखा गया था, जो 5.5% से 6.5% तक रहेगा। स्टेट बैंक का कहना है कि पहली सहमाही में मुआशी माहौल मुश्किलात का शिकार रहा। खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ, जिससे महंगाई के अलावा दरामदात में भी इजाफा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि सियासी तब्दीली के सबब बैरूनी अदायगियों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहा और गैर तरक्याती अखराजात में इजाफा हुआ। नई हुकूमत ने चैलेंजेस से निमटने के लिए तरक्याती अखराजात कम किए। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशें कम होने की वजह से ज़रई शोबे की नमो कम रही। बड़े पैमाने की सनतों की नमो 7 साल में पहली मरतबा कम हुई। रुपए की कदर, शरह सूद में इजाफा और रेगुलेटरी ड्यूटीज के सबब सनती नमो कम हुई। नॉन फाइलर्स पर जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी भी सनती नमो में कमी की वजह रही। इसके अलावा इक्तिसादी अमूर डिवीज़न का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता 6 माह में 2 अरब 31 करोड़ डॉलर्स का गैर मुल्की कर्जा लिया। स्टेट बैंक ने मुआशी शरह नमो में कमी के बावजूद बुनियादी शरह सूद में 0.25% का इजाफा दिया और बुनियादी शरह सूद 10.25% हो गई है, जो कि खित्ते में सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाज़ा की। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। 2 हुकूमतों के मुशीर भी रहे हैं। NFC अवार्ड के अंदर भी इनका एक ख़ास कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी पॉलिसी के हवाले से भी, और मुख्तलिफ हुकूमतों को एडवाइस भी करते रहे हैं कि मईशत को किस तरह से चलाना है। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर बंगाली साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक ने 2-3 रोज़ कबल एक रिपोर्ट जारी की है, जिसको लास्ट क्वार्टर की एक आप ये कह लें कि कारकर्दगी रिपोर्ट, जायज़ा रिपोर्ट या जो भी आप कह लें, ये जो रिपोर्ट होती है, ये किसी हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट कहलवाई जा सकती है? जी बिल्कुल करवाई जा सकती है, लेकिन जो माशी अदाद व शुमार होते हैं वो उसमें एक यानी लैग होता है। आज जो इकदाम लिया गया उसका असर शायद 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद नज़र आएगा। तो ये जो अदाद व शुमार इस वक्त दिखा रहे हैं वो सिर्फ इस हुकूमत के नहीं हैं, ठीक है, ये पिछली के भी है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसको हम असल में इस सवाल का बुनियादी मकसद जो था है पॉलिटिकल बात, लेकिन जाहिर है कि पॉलिटिक्स जब इन्वॉल्व हो जाए मईशत के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, और आपका पूरे नारे ही पॉलिटिक्स की बुनियाद पे हो, तो उसके ऊपर बात करना थोड़ा सा ज़रूरी भी होता है। हुकूमत ने 100 दिन का एक नारा दिया था, उसमें पूरा उन्होंने रिफॉर्म्स पैकेज भी था। एक आप ये कह लें कि उन्होंने कहा था कि 100 रोज़ के अंदर हम एक तब्दीली लेकर आएंगे। तो तब्दीली तो जाहिर है कि लंबा अमल है, आहिस्ता आहिस्ता आती है। लेकिन इस रिपोर्ट्स के जब आप मंदरजात को देखते हैं, इसमें जो फिगर्स आई हैं, ख़ास तौर पर इसमें जो है वो एक आम आदमी से कनेक्टेड चीज़ ये है कि वो ये कहते हैं कि GDP का हदफ स्टेट बैंक कहता है कि हासिल नहीं हो सकेगा। स्टेट बैंक ये कहता है कि जी अफरात ज़र यानी कि महंगाई जो है उसमें इजाफा होगा। तो एक आम आदमी को जब हम कनेक्ट करते हैं इस रिपोर्ट से, तो 100 रोज़ा प्लान को सामने रखते हुए ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत की माशी पॉलिसी ऐसी थी कि जिन्होंने 100 रोज़ के अंदर या पिछले क्वार्टर के अंदर ऐसे इकदाम किए कि जिससे एक आम आदमी को फ़ायदा हासिल होता। हालांकि जो उसके मंदरजात हैं वो तो मुख्तलिफ एक बात कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट को आप कलेक्टिवली ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये जो रिपोर्ट्स लिखते हैं उसमें
अंग्रेज़ी ज़बान की बड़ी खूबसूरती है, वो आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को अच्छे अल्फाज में प्यार से बयान कर सकते हैं। मसलन कई जगह लिखा है कि हालात बड़े चैलेंजिंग है। लफ्ज़ चैलेंजिंग का मतलब ये है कि हालात बिगड़ रहे हैं। ठीक है। फिर कहीं लिखा है एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अंडर परफॉर्म्ड, यानी बेड़ा गर्क हो गया। फिर लिखा है रिजर्व्स ड्रॉ डाउन कंटिन्यूड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ज़रा मुबादला ख़त्म हो गया। ठीक है। तो ये फिर मतलब ये चार्जशीट कही जा सकती है 90 दिन की, 100 दिन की कार्यक्रम? नहीं, 100 दिन की चार्जशीट नहीं कहलाई जा सकती है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, ये तो तवक्को करना मुनासिब नहीं है कि 100 दिन में हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक है। या 6 महीने में हो जाएंगे, और हम तवक्को भी नहीं करते थे, लेकिन एक तवक्को ज़रूर थी कि डायरेक्शन सेट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, सवाल भी मेरा आपसे यही था कि पूत के पाँव तो कहते हैं जी पालने में नज़र आ जाते हैं। एक आपका जो एक पूरा बिहेवियर होता है वो बताता है कि आपने किस तरफ लेकर जाना है चीज़ों को। उस बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट के तनाजुर में? न सिर्फ इस रिपोर्ट इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि पिछले 5 महीने में डायरेक्शन सेट नहीं हुई है। ठीक है। और सबसे जो मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए जो तशवीशनाक इसमें है वो ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सनत के शोबे में तकरीबन 2%, मनफी 2%, 1.7% का ग्रोथ, मनफी, यानी प्रोडक्शन गिरी है। पिछली दफ़ा 9.9% का इजाफा था पिछले क्वार्टर में। तो ये 1.7 का डिक्लाइन है। ये सबसे तशवीशनाक बात है। तशवीशनाक 2 वजह से। जब आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरेगी, आपका एक्सपोर्ट भी गिरेगा और आपकी रोज़गार भी गिरेगी। ठीक है। ये तशवीशनाक बात है। और ये एक चार्जशीट जो है वो सिर्फ स्टेट बैंक रिपोर्ट पे नहीं है, ये चार्जशीट जो पिछले दिनों मिनी बजट आया था उस पर भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर 2-3 चीज़ें तो देखें समझ में आ रही हैं। एक तो स्टेट बैंक ने कहा कि जीडीपी जो है वो उसका हदफ हासिल नहीं होगा। एक स्टेट बैंक ने कहा कि अफरात ज़र में इजाफा होगा। आम आसान उसको अगर उर्दू में कहें तो हम वो किसी आम वर्ग के लिए महंगाई में इजाफा होगा। और आप उसके अंदर कह लें कि हुकूमत ने कहा कि जी प्रोडक्शन जो है, बड़ी सनतों की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी वाक़या हुई है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें आपने और नोट की हों कि जिसका एक आम आदमी से ताल्लुक़ हो? ज़ाहिर है कि मईशत मुल्क की फले फूलेगी तो एक आम आदमी का वो होगा। अगला सवाल भी मेरा इसी हवाले से, लेकिन अभी जो इस रिपोर्ट में आपके पास जो चीज़ें हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप समझते हैं कि ये ख़तरनाक इंडिकेटर्स हैं मईशत के लिए? तकरीबन सारे इंडिकेटर ख़तरनाक हैं। सनत की पैदावार गिर रही, मनफी हो गई। ज़राअत की पैदावार में कहते जी अंडर परफॉर्म्ड, यानी जो तवक्को थे उससे कम है। ठीक है। एक्सपोर्ट्स उस तरह नहीं बढ़ी जिस तरह बढ़नी चाहिए थी। इंपोर्ट्स में कहते हैं कमी लेकर आए सर, वो कमी इस तरह हुई है कि पेट्रोल की पिछले क्वार्टर में बैनुल अक़वामी तेल की कीमत गिर गई थी। ठीक है। तो हमें थोड़ा फ़ायदा हो गया उसमें। ठीक है, तो वो अब बड़ी है तो अब चैलेंजिंग हो गया। रेवेन्यू नहीं बढ़ा, एक्सपेंडिचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। यानी देखें, 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है, 2 फ्रंट पे, 2 महाज है हमारे। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का महाज है, एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का महाज है जो हमारे रुपयों का अकाउंट है। इंपोर्ट कम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब नहीं है कि आप रॉ मटेरियल की इंपोर्ट कम करेंगे, क्योंकि वो कम अगर होता है तो इसका मतलब सनतें बंद हो रही है। कंज्यूमर इंपोर्ट कम करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे सुपरमार्केट में आप चले जाएं, किसी सुपरमार्केट में पाकिस्तानी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। यानी कुत्ते और बिल्ली के भी खाने जो है इंपोर्टेड मिल रहे हैं यहाँ। बिल्कुल ठीक है। और 25-25 अक़साम के मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो कम करने की ज़रूरत है। वहाँ हमें कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहा पिछले मिनी बजट में भी। इंपोर्ट कम हुई है डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं कि ये कंज्यूमर आइटम जो बिला वजह का आइटम आ रहा था वो कम नहीं हुई, मशीनरी कम हो गई? वो कम नहीं, वो ज़रूर जी वो कम हुई है। इसी तरह एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप मराद देने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। और मराद क्या दिए इन्होंने वो रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट होता है उस पर कमी की है ना। तो यानी आपने सनत का इन्हिसार इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे बढ़ा दिया। बिल्कुल ठीक है। सनत हर मुल्क में वो लगती है जिसका अपना रॉ मटेरियल हो। बिल्कुल ठीक है। हम अपना रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और थी, अभी स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, मॉनेटरी पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया। उसकी पॉलिसी के ऊपर भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी सीमेंट की अंदरूनी मुल्क खपत में कमी हुई है, और साथ ही दूसरी तरफ एक और, अगर हम स्टेट बैंक की रिपोर्ट को इसके साथ मिला के पढ़ें तो हुकूमत ये कहती है कि जी
तरक्याती अखराजात में कटौती हुई है। तो इन दो चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही साथ मिला के इनको पढ़ा जा सकता है सब? बिल्कुल 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 पढ़ा जा सकता है। आपका बिल्कुल सही सवाल है। थ्रू आउट पिछले 25 साल की जो मेरी एनालिसिस है, मेरी रिपोर्ट है, उसमें जब बजट का खसारा होता है तरक्याती बजट काट देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है। तरक्याती बजट तो बिल्कुल लोगों के लिए डॉक्टर साहब बिल्कुल खुलकर हमें बात करनी चाहिए। तरक्याती बजट से मुराद ये है कि मेरे और आपके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी जी, और नौकरियां वहीं से पैदा होती है। देखिए मेरा एक कारखाना है, कैश फ्लो प्रॉब्लम है, मेरे पास इस वक्त कैश नहीं है किसी वजह से, तो मैं अपने घर के खानसामा और आया और माली और चौकीदार और इनको नहीं निकालता, क्योंकि नेसेसिटीज है ना मेरी। फैक्ट्री के मजदूर निकाल देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही वो कारखाना बंद हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा? पाकिस्तान इसी मोड़ पे खड़ा है कि हम कारखाने से लोगों को निकाल रहे हैं, वो ना चले। गैर तरक्याती अखराजात 1 रुपये कम करने को हम तैयार नहीं है, लेकिन तरक्याती अखराजात जिससे जीडीपी का ग्रोथ रेट बनता है वो हम कम करते हैं। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि पीएसडीपी की कमी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हुआ है, पीएसडीपी की कमी की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट का हदफ हासिल नहीं होगा, यह इसमें लिखा है। यानी कि आप ये समझते हैं कि ये जो कमी आ रही है ये भी पॉलिसी फ्लॉस की वजह से आ रही है? पॉलिसी फ्लॉस, ये कोई आप ये कह लें मारूजी हालात ऐसे नहीं है, पॉलिसी का ये एक फॉल्ट है कि जिसकी वजह से ये आ रही है। भाई हमारे आसपास के सारे मुल्क तो बड़े हाई ग्रोथ में, मारूजी हालात होते तो सब मुसीबत में होते ना। बाकी तो सब इंडिया का 6-7% ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट कई सालों से हो रहा है। ठीक है। ईरान सैंक्शंस के बावजूद भी ग्रो कर रहा है। हम पे तो कोई सैंक्शन नहीं है। हम क्यों इस तरह? हमारी अपनी पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे इमरान खान साहब के, वैसे तो आपने मुझे प्रोग्राम से पहले भी कहा कि पॉलिटिकल बात नहीं करनी, लेकिन ज़ाहिर है सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। इमरान खान साहब का एक बयान था, उसका हम प्रोग्राम के एक वक्फे के बाद थोड़ा सा उसको चलाएंगे भी और फिर उसके ऊपर आपसे सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर डॉक्टर साहब से वो हमने सवाल करना है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, उनसे हम मईशत का पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ये कहते थे कि जब तुम लोगों का हाकिम कर्जा लेने शुरू कर दे, जब वो नोट छापना शुरू कर दे तो समझो कि वो करप्शन कर रहा है। ठीक है कि ये एक पॉलिटिकल बयान था, लेकिन हमने जो नोट छापे हैं पिछले कुछ अरसे में जब से इनकी हुकूमत आई है, वो 3.6 से 7.76 पे यानी कि बढ़ गए हैं, ट्रिलियन हमने उसके नोट छाप दिए हैं। और फिर गवर्नमेंट ने जो सकूक बॉन्ड का इजरा भी कल परसों उन्होंने ऐलान किया है कि हमने जो है वो करना है, कर दिया है, जो भी उसकी पॉलिसी का ऐलान किया है। इसको कैसे आप देखते हैं कि ये जो कर्जे एक लिए जा रहे हैं, आप ये कह लें कि ठीक ठाक 12 अरब डॉलर का मेरा ख्याल है उन्होंने कर्जा लिया है, डॉलर है या रुपए है वो थोड़ी सी मैं उसमें वो कर गया हूँ, लेकिन वो इन्होंने कर्जे लिए हैं पिछले कुछ अरसे में। इस सारे तर्ज अमल को आप कैसे देखते हैं मईशत के लिए, एक आम आदमी के लिए? देखिए, बयान सियासी भी अगर जो ज़िम्मेदार लीडर होते हैं वो सोच समझ के बयान देते हैं। पहली दफ़ा है तो गलतियाँ होती हैं उनको नहीं, पहली दफ़ा तो मैं किसी सर्जन चांस नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मैं किसी सर्जन से ऑपरेशन नहीं कराऊंगा जो पहली दफ़ा कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये तो जवाज़ नहीं बनता। चलें उसको भी छोड़ देते हैं। बात ये, जब इमारत में आग लगी होती है तो आप पानी डाल के आग बुझाते हैं, उस वक्त ये नहीं बहस होती कि पानी आया कहाँ से। ठीक है। जिस वक्त मईशत की हालत है, कर्जा लेने ही लेना है। मेरा ख्याल है सबसे पहले इनको IMF के पास जाना चाहिए था, चूँकि आखिर में IMF के पास जाना ही पड़ेगा। कह रहे हैं जी उनकी शराइत को हम मानेंगे नहीं, नई शराइत के ऊपर उनसे बात होगी। बात ये है कि हमारी बारगेनिंग पोजीशन क्या है, हमारा कोई वज़न है बारगेनिंग काउंटर में? जो शराइत वो देंगे हमें मानना पड़ेगा। और IMF का या किसी भी बैंक का ये होता है कि आप $1 लें या $1 अरब लें, शराइत एक जैसी, यानी कि 100 प्याज भी होंगे, 100 जूते भी होंगे, ये तो लेना पड़ेगा। लेकिन पहले से आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो अफराद ज़र में इजाफा होगा तो हम जो बॉटम 50% तबका है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब मैं और मेरे जैसे लोग रिसर्च करके रिपोर्ट्स शाये करते रहे हैं। पड़ी हुई है रिपोर्ट्स कि बॉटम 50% को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। आम आदमी को, आप ये कहते हैं गरीब आदमी को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप करें वो। और शुरू में तो ये जो भी कीमत आवाम को देनी थी वो कह सकते थे कि जी पिछली हुकूमत की वजह से दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब नहीं कह सकते।
जाहिर है अब तो इनकी अब अपनी नहीं कह हुकूमत सकते। चले जा रही अब 6 महीने इनको हो गए, अब ये नहीं कह सकते कि पिछली हुकूमत। डॉक्टर साहब करेंसी छापना ठीक होता है? बार बार आप छापे जाएं, डबल ट्रिपल नोट छापे जाएं, आप छापे जाए, अफराद ज़र बढ़ेगा। यानी कि ये भी जो पॉलिसी का अफराद फलौ ज़र नहीं बढ़ा है, और मैं ये भी आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि इससे ज़्यादा अफराद ज़र आने वाला है। कितने परसेंट तक क्या होगा? मैं पर्सन नहीं कहना चाहता, इसलिए कि वो फिर पैनिक क्रिएट करता है, मुनासिब नहीं है, लेकिन अफराद ज़र बढ़ेगा, अच्छा डॉक्टर साहब, इसलिए कि ये छाप रहे हैं। एक आज एक चीज़ और है कि अभी 2 रोज़ पहले मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है, ठीक है। उसमें गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने फरमाया कि 0.2% जो है वो 0.25% उन्होंने शरह सूद में इजाफा किया। ये रीजन में सबसे ज़्यादा है, जो रीजन जिसके साथ हम खड़े हुए हैं, या आप कह लें कि हमारे पड़ोसियों में हमारा सबसे ज़्यादा है। इसका क्या इम्पेक्ट आता है लोगों की ज़िंदगी पे, और ये जो इजाफा हुआ है इसका क्या इम्पेक्ट आना है? बराह रास्त तो इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन आप देखें कि एक तरफ ये बात कर, मैं कहता हूँ ना, इनको डायरेक्शन नहीं पता। एक तरफ तकरीर होती है कि हम सनत को प्रमोट करना चाहते हैं, आपने डॉलर 30% से ज़्यादा बढ़ा दिया, महंगा कर दिया। ठीक है, हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है। ठीक है, यहाँ तक कि टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल भी, कॉटन 90% कॉटन अपना है, 10% हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसकी डाइज, उसकी मशीनरी, उसके धागे, उसके नीडल्स, सब चीज़ इंपोर्टेड है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ठीक है। एक तो आपने डॉलर महंगा कर दिया, आपने इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, 10 से भी ऊपर चला कॉस्ट गया ऑफ कैपिटल भी बढ़ गई। 10.25 हो गया जी, इसके साथ 17% GST है। ठीक है। कौन इंडस्ट्री लगाएगा इधर? पैदावार में कमी भी आई है सर। नारा तो है कि हम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सारे इकदाम ले रहे हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें हैं जिस वजह से कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। डॉक्टर साहब, एक माशी पैकेज आया था कुछ रोज पहले, उस पर महसूस ये हो रहा था कि कुछ खास सेक्टर्स हैं कि जिनको इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, जिसको हम कह लें कि बैंकिंग सेक्टर कह लें, और कुछ ताजर हजरात की जो डिमांड थी, डिमांड तो पूरी करना लोगों की एक अच्छी बात होती है, लेकिन उस माशी पैकेज के बारे में आपका ओवरव्यू क्या है? वो उसका पर्पस क्या था? इस पैकेज का भी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें समझ नहीं आया कि ये हासिल क्या करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल वाज़ेह हैं कि न सिर्फ चंद शोबों को मुराद दी गई है, बल्कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि चंद अफराद को मुराद दी गई है, चंद खास अफराद को। ख़ास अफराद को। मतलब जो इस वक्त मुल्क का जो बहरान है वो डॉलर का बहरान है, सबसे बड़ा, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट्स। उसमें आपने शादी हॉल के जो रेट कम किए हैं, शादी हॉल का क्या वास्ता है इससे? आम आवाम को वो कहते हैं हमने रिलीफ दिया। नहीं, वो रिलीफ क्या रिलीफ मिलेगा? मतलब वो तो रेट तो साथ वही एक काम रहेंगे ना। और भी किया है डॉक्टर साहब, आपने शायद वो आपको शादी हॉल आपको याद रह गया, अभी पिछले दिनों एक फ्रेंचाइज भी किसी जी, मैं उसी पे आ रहा था। स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज का तो हमने सुना भी नहीं था कि पाकिस्तान में है। अगर इससे हमें डॉलर की इनकम हो रही होती या लाख लोग एम्प्लॉय कर रहे होते वो, फिर हम कह सकते थे कि जी रोज़गार की वजह से या डॉलर इनकम की वजह से आपने किया। बाद में मुझे पता चला कि एक फ्रेंचाइज है इस मुल्क में सिर्फ, तो उसको दिया है। इसी तरह जो दोस्तों को तो सपोर्ट करना चाहिए ना डॉक्टर। या तो दोस्तों को कर ले या मुल्क को करे ना। अगर दोस्तों को करना है तो ये फिर 2014 का धरना और उसके बाद सारी जो नारेबाजी थी वो किस लिए थी? दोस्तों को तो पहले भी करते रहे, तो फिर यही चलता रहता। दोस्तों को जो पहले कर रहे थे उनके ऊपर आपको एतराज़ था, और अब जब दोस्तों को कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको। डॉक्टर साहब, FBR में इस्लाहात के हवाले से कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि इस्लाहात होनी चाहिए, और टैक्स का जो आप ये कह लें कि जो टैक्स नेट के अंदर लोग आते हैं 1% से भी कम है, इसको कैसे गवर्नमेंट बढ़ा सकती है? इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, इस्लाहात अभी तो इन्होंने छूट दी है नॉन फाइलर्स को। इस्लाहात का नारा जो है 20 साल से सुन रहे हैं। 2 वर्ल्ड बैंक के लोन भी मिले थे FBR के इस्लाहात के लिए, और हमें इसकी तफसील पता है, चूँकि हम हमारे साथी ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इस्लाहात के, इस पे काम भी करते रहे हैं। जाहिर है कि आपका एक फील्ड है। कुछ नहीं हुआ, और ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, कोई तफसील तो आई नहीं है, तो हमें पता नहीं है कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब तक तो नहीं हुआ। देखिए, मैंने सिंध रेवेन्यू बोर्ड को बनाने में मेरा एक हिस्सा है। मैं टास्क फोर्स को हेड करता था जब हमने NFC के बाद ये ले आए। हमने पूरा ऑटोमेट किया, वो A to Z मतलब ऑटोमेटेड है। कोई SRB का बंदा दफ्तरों में जाके टैक्स नहीं मांगता, ज़बरदस्ती नहीं मांगेगा। 90 एम्प्लॉइज़ से शुरू किया हमने।
ठीक है। FBR में 33,000 एम्प्लॉयज़ हैं। आप पूरा ऑटोमेट कर दें, आपको FBR की ज़रूरत ही नहीं, खुद ही रेवेन्यू आता रहेगा। और करप्शन भी कम हो जाएगी जब खत्म हो बाहर से जाएगा, इंटरेक्शन करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करते। दो ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक से मिले हमें, ऑटोमेशन करने के, दोनों नाकाम रहे, इसलिए कि वो करना नहीं चाहते। आप ये समझ लें कि FBR जो है वो उसके अंदर आप इंटरेस्टेड नहीं है उसको ठीक करने में। जी, वो लॉबीज़ हैं ना, मजबूत लॉबीज़ हैं जिसको आप हाथ नहीं लगाना चाहते। ये मतलब ये जो अभी जो पैकेज आया है उससे तो बिल्कुल वाज़े है कि ये हुकूमत चंद लॉबीज़ चलाती है अपनी मर्ज़ी के। कौन कौन सी डॉक्टर साहब, कोई खास उसकी आप अगर पॉइंट आउट करना चाहें? बैंक की लॉबी है, स्टॉक मार्केट की लॉबी है, कागज़ जो 3 कागज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं, पेपर मैन, उनकी लॉबी है। आपको पता है कागज़ का इतना मजाक है, मजाखेज़ पॉलिसी है। फर्टिलाइजर भूल गया डॉक्टर साहब, जरखेज आपने कह जी दिया। जी, फर्टिलाइज़र भी है। मैं कागज़ पे बताने चला हूँ, टेक्स्ट बुक में लिखा है, किसी भी ट्रेड की टेक्स्ट बुक में रॉ मटेरियल पे ड्यूटी कम होती है, फिनिश प्रोडक्ट पे ज़्यादा होता है, ताकि आप रॉ मटेरियल मंगवा के यहीं बनाएं तो रोज़गार होगा, वैल्यू एडिशन होगी। हमारे यहाँ किताबें फ्री आती है, पेपर पे ड्यूटी है। उर्दू के कायदे अब मलेशिया और इंडोनेशिया से छप के आते हैं, यहाँ प्रिंटिंग इंडस्ट्री डूब रही है 3 पेपर मिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो लॉबीज़ की हुकूमत है ना। और जो इसाक डार साहब की कोशिशें थी कि ब्लैक इकोनॉमी कम हो जाए, वो भी आपने नॉन फाइलर्स को खोल दिया। अब अच्छा, इसमें भी लगता है कि डायरेक्शन नहीं है, पहले खोल दिया फिर बंद कर दिया, अब आधा खोल दिया, जुलाई में शायद फिर बंद कर दें। तो ये इनको पता नहीं है करना क्या उनके है। बयानात आना शुरू हो गए जी, वो एक स्टेप लेते हैं, फिर पता चलता है ये तो ठीक नहीं हुआ, वापस ले लो, फिर कहते अच्छा आधा आगे बढ़ो। तो मैं बिल्कुल जो मैंने शुरू में कहा कि हमें नहीं पता कि डायरेक्शन क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, लाएमल क्या होना चाहिए? इनकी डायरेक्शन तो ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों को तो हम बताएं ना कि क्या लाएमल ऐसा हो सकता है कि जिससे चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर किया जाए। इंपोर्ट कम करना और एक्सपोर्ट बढ़ाना। इंपोर्ट सबसे इमीडिएटली एक चीज़ जो करने की ज़रूरत है, जो नॉन एसेंशियल कंज्यूमर इंपोर्ट से उस पर मुकम्मल बैन लगा। डॉक्टर साहब, उससे अशराफिया को बड़ा नुकसान होगा। तो अशराफिया तो नुकसान होगा, तो पानी भी बहुत महंगा, जो 150 अशराफिया तो वैसे भी मुल्क छोड़ के चले जाता है, तो चले जाए। अगर अशराफिया इस मुल्क से चले जाएंगे तो शायद मुल्क समझ जाएगा। ये हम लोगों ने मुल्क को एक गले का तौक बन के हम बैठे हुए हैं इस मुल्क के अंदर। अब पानी का आपने जिक्र किया, ये कितनी अजीब बात है। हमारा ही पानी, नलकों से पानी बोतल भर के हमें देते हैं और उस पर मुनाफा डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जाते हैं। कहीं किसी मुल्क में सुना है कि बाहर की कंपनी आके हमें पानी भर के दे रही है बोतल में? बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब, 2-3 चीज़ें क्या हो सकती है इसको ठीक करने की? फौरन बंद करें ऑल नॉन एसेंशियल इंपोर्ट, ठीक है, कंज्यूमर इंपोर्ट्स। और ये इस कैप के साथ करेंगे, नॉन एसेंशियल को बंद कर रहे हैं। ये ना हो कि मशीनरी आप बंद कर दें या जो नॉन एसेंशियल कंज्यूमर इंपोर्ट। ठीक है, कंज्यूमर इंपोर्ट। वो जो सेब आते हैं स्विट्जरलैंड से और न्यूजीलैंड से, और स्विट्जरलैंड से चीज़ आता है और हॉलैंड से चीज़ आता है, ये सारा बंद करे। क्यूबन सिगार मिलते हैं कराची में, आप बैठ के सिगार पी सकते हैं, 2500 से 5000 का एक सिगार है, वो भी यहाँ आता है। अब जमजमा में एक सिगार बार है, वहाँ बैठ के। डॉक्टर साहब, उसको बंद करने के बजाय उसको इतना महंगा कर दें कि जिसको खरीद रहे हैं वो खरीद ले, वो फिर भी आएगा। अच्छा, बैन लगाए। फिर ये है कि कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स है, आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को प्रमोट करने का पहला स्टेप ये है कि आप GST 17% से 5% पे ले आएँ। ठीक है। और ये रिफंड और एडजस्टमेंट का निज़ाम ख़त्म करें। ठीक है। 200-300 अरब रुपया इंडस्ट्रियलिस्ट के फंसे हुए होते हैं, ये उनका वर्किंग कैपिटल होता है, और वो FBR के पास फंसा वो वहाँ फंसा हुआ होता है। चक्कर पे चक्कर लगते हैं, कहीं 10%। ये सारा सिलसिला ही ख़त्म करें एडजस्टमेंट और रिफंड का। 5% GST लगाएं सिंगल स्टेज, आप देखेंगे इंडस्ट्री बेहतर काम करेगी। जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। तो जो डॉक्टर कैसर मंगाली साहब से हमने बातचीत की है, वो एक ऐसे साहब से पूछने की कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत के करीब भी समझे जाते हैं, और जाहिर है कि उनका स्टॉक मार्केट में भी, और जो जिन खवास की बात कर रही थी वो उन खवास से ताल्लुक़ भी रखते हैं। डॉक्टर साहब के से बात करने के बाद, ब्रेक के बाद, हम उन्हीं खास आदमी से बात करेंगे और तारुफ आपको ब्रेक के बाद करवाएंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हीना एब्सेंट।
मिनी बजट असद उमर साहब ने पेश किया है, कैसे देखते हैं उस मिनी बजट को? देखिए, मिनी बजट को तो बजट नहीं कह सकता मैं, इसको पाकिस्तान में पहली दफ़ा रिफॉर्म बजट कह सकता हूँ, क्योंकि इस बजट में टोटल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए हैं और बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानी क्रिएट की गई है। कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी की हमेशा ये ख्वाहिश थी कि सिस्टम को इजी किया जाए। तो ये पहला मिनी बजट है जिसको हम ये समझते हैं कि उन्होंने एफबीआर के रोल को थोड़ा सा कम किया है और बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर ट्रस्ट किया है और बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए बातें हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा भी ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और पाकिस्तान, जो कि मैं समझता हूँ कि पिछले 6 महीने पहले जो हालात थे पाकिस्तान के, उससे अब हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर दिन। अकील करीम डेडी साहब, आपकी पसंद का एक कह लें कि एक माशरती रिफॉर्म पैकेज भी आ गया, लेकिन जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट जो 2 रोज़ पहले जारी हुई, वो रिपोर्ट तो बहुत सारे सेक्टर्स में कहती है कि हुकूमत की जो सिमत थी, ये तासुर है कि हुकूमत की जो सिमत थी वो कोई बहुत अच्छी सिमत नहीं थी। यानी कि जो आखिरी क्वार्टर गुजरा है उसमें वो कहते हैं कि जी शरह सूद में जो इजाफा आज किया, उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा कि जो सनत में तरक्की जो है वो कम हुई है। इसके अलावा जो आज स्टेट बैंक के जो प्रेसिडेंट की उसमें स्पीच थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर भी वो कहते हैं कि जी सीमेंट हमने जो है वो अंदरूनी मुल्क उसकी खपत में कमी हो गई है। तो ये सारी सूरत हाल कैसी है? सनतों में वो कह रहे हैं कि तरक्की होने के बजाय कमी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं अकील करीम डेडी साहब? गवर्नर स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात की है कि जब आप 5.6% पॉलिसी रेट करके बैठे हुए थे, तो क्या ये मुल्क कोई अच्छी कंडीशन में था? 5.6% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो स्पेंडिंग हो रही, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, तो क्या हमारे लोग सोए हुए थे? आज रातों रात इनको ये नींद में से उठे हैं जो इनको समझ आ रही है कि सनती तरक्की नहीं हो रही है। क्या आपको क्या ख्याल है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कोई ग्रोथ तो अचीव नहीं होगी? लेकिन इसके बावजूद भी मैनेज किया जा रहा है। आपके रिजर्व गिरे हुए थे, आप IMF के बगैर 6 महीने में दाखिल हो चुके हैं। आपके दोस्त मुल्कों ने आपको सपोर्ट किया है, आपकी फॉरेन पॉलिसी आज आपको सपोर्ट कर रही है। अफ़गानिस्तान पीस की तरफ जा रहा है। सऊदी अरब से आपने अपने ताल्लुकात नए सिरे से बनाए हैं, कतर से आपके ताल्लुकात बहाल हुए हैं, अबू धाबी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इजाफा हुआ है डेडी साहब, कर्जों के अंदर मेरे भाई पहले सुन तो लो, पहले मेरी बात सुन लो, मेरा जवाब पूरा होने दो। आप कोई फायदा होगा, आपका प्रोग्राम अच्छा होगा, बीच में बोलोगे तो प्रोग्राम आप ही का खराब होगा। मेरा पूरा जवाब सुनो, जवाब सुनने के बाद 20 सवाल और कर लेना मेरे भाई। मैं जो आपको स्टेट बैंक की जो आप बात कर रहे हैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। स्टेट बैंक ने कहा कि सीमेंट की खपत कम हुई है, तो स्टेट बैंक ने ये नहीं बताया कि सीमेंट में कितनी बड़ी एक्सपेंशन हुई है। स्टेट बैंक ने ये नहीं बताया कि सीमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ी है, ये नहीं बताया उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल है कि सीमेंट में डिक्लाइन आया है। सीमेंट में लोकल खपत कम हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट आपकी बढ़ा है। क्लिंकर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई है, एक्सपोर्ट के आपको ऑर्डर ज़्यादा मिले हैं। लास्ट ईयर आपकी एक्सपोर्ट गिरी थी, लास्ट ईयर आपकी एक्सपोर्ट गिरी थी। ये साल आपकी एक्सपोर्ट में डिक्लाइन नहीं आएगा, सनती तरक्की ना होने के बराबर है ये कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होगी, इसके बावजूद आपकी इंपोर्ट कम होगी। आपने अब पॉलिसी बनाई है लोकल, आपने इंडस्ट्री पे डिपेंड करना शुरू किया है। पहले आप कस्टम ड्यूटीज़ पे डिपेंड कर रहे थे, और लोकल इंडस्ट्री अगर कामयाब हो जाती है तो आपका मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। तो ये सारी बातें पॉजिटिव हैं। हमने आज ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम तकलीफ में हैं, हमने अपने खर्चे बंद किए हैं, हमने अपने एक्सपेंडिचर कम किया है, हमने अपना बजट, हाँ तरक्याती बजट कम हुआ है। वो मेरे भाई साहब इसलिए कम किए हैं कि हमारे पास घर बैठ के बोरो करके तो हम नहीं खा सकते, कमा के तो हम खा सकते हैं, लेकिन बोरो करके कब तक आप चलोगे? आप इस वक्त जितना पैसा बोरो करें उसकी आप रीपेमेंट कर रहे हो, आप कोई अपने प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट हेल्थ पे काम कर रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे काम कर रही है। आप ये सारी चीज़ें इस मुल्क को आगे लेके जाएगी। चाइना के सीपेक को लेके गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट रेकॉर्ड एक्ट के हवाले से मामला को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट थर्ड कोल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है, गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा। कर्जा भी तो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा ले लिया है।
मेरे भाई ये जो कर्जा है आपने $11 बिलियन की रीपेमेंट करनी है, $2.5 बिलियन की डेट सर्विसिंग करनी है। तो ये जितना भी आप कर्जा ले रहे हैं ये आगे रीपेमेंट हो रहा है, ये किसी की जेब में नहीं जा रहा, किसी के ऊपर खर्च नहीं हो रहा। आपके कर्जे का हजम नहीं, कर्जे ज्यादा ले वो करप्शन कर रहा है, ये उनका कहना था, मेरा कहना थोड़ी था। पहले बात तो नहीं, देखो सवाल आप गलत कर रहे हो। मैं जो आपको कह रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टेट बैंक से फिगर लें कि आपने जुलाई ऑनवर्ड कितनी रीपेमेंट की और कितना बोरो किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कर्जा कितना लिया है हमने। मेरा नहीं ख्याल है कि फिर आपकी रेमिटेंस $2.1 बिलियन पे पहुंच गई, तो ये सारी पॉजिटिव है। हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है कि हम आपस में बहस करें। मैं जो बातें कर रहा हूँ आप जाके रिकन्फर्म कर लो। स्टेट बैंक को क्या रात को ख्वाब आ गया कि हालात खराब है? पहले ख्वाब नहीं आया था जब 6.25% इंटरेस्ट रेट करके बैठे हुए थे, यही डायरेक्टर थे, यही गवर्नर था, तो क्या इनको उस टाइम पे कुछ नहीं दिखा था कि 6.25% पॉलिसी रेट पे आपकी स्पेंडिंग बढ़ रही थी, आपके कर्जे बढ़ रहे थे, आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ रही थी? तो आपको कब अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? उस टाइम पे अगर आप अपना पॉलिसी रेट चेंज कर देते तो हो सकता है इतना बड़ा कर्जा हमारे ऊपर ना चलता। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हो तो अब आपको वो चीजें मनफी में है। क्या कह रहे हैं? सनती शोबे की जो कारकर्दगी है पिछली दफा जो थी 9.9% उसके अंदर बढ़ोतरी थी, इस दफा 1.7 वो डाउन की तरफ गई है। जो बड़ी सनतें थी उनकी कारकर्दगी जो है, ज़राअत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। आप मेरी बात सुने, आपने हाउसिंग सेक्टर के ऊपर एक ऐसा स्टेप्स लिया है कि आप ब्लैक इकोनॉमी को वाइट इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपकी उस वजह से वो इकोनॉमिकली जाहिर बात हाउसिंग सेक्टर पे कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ डिसीजन भी आए हैं और उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है। आपके बड़े प्रोजेक्ट सारे बंद पड़े हुए। कराची जो आपकी सबसे बड़ी सिटी है वहाँ भी यही सिचुएशन है, तो कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। उस कंस्ट्रक्शन की वजह से स्टील, सीमेंट, टाइल, पाइप, फलाना 40-45 इंडस्ट्री ताल्लुक करती है, तो वो जाहिर बात है कि उसका स्लो डाउन तो आएगा। आपने सारे प्रोजेक्ट उठा के बंद कर दिए, तो क्या वो बंद प्रोजेक्ट भी क्या स्टील खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा? तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग लोगों को होनी चाहिए। अगर स्टेट बैंक को ये सारी चीज़ें नहीं दिखती तो ये आप जाके कोर्ट में चले जाए, स्टेट बैंक गवर्नर 2 मिनट में मसला हल हो जाएगा अगर उनकी बात जज सुन लेंगे तो। अच्छा अकील कमिटी साहब, वो जो माशी इस्लाहात का पैकेज था उसमें कभी ये कहते हैं कि जी नॉन फाइलर्स को जो है वो हमने छूट नहीं देनी, कभी कहते हैं कि जी नॉन फाइलर्स को छूट देनी है। ये देखें, आप जो बातें कर रहे हैं ना, आपने FBR के जो आप उठाए उसमें क्या लिखा हुआ है? मुझे सिर्फ दुख ये होता है कि लोग जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपने जब लास्ट से लास्ट बजट दिया था तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी आप खरीदेंगे तो आपको रिटर्न जमा कराना कंपलसरी है। ये आपने पढ़ा है? जी बिल्कुल। आप बोलो तो मैं आपको उसका बता दूं क्या है नंबर। ये आज आप किसी को भी भेज दे, मैं गारंटी के देता हूँ। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप 240 गज का मकान खरीदेंगे तो आपको रिटर्न कंपलसरी है। तो आप इम्प्लीमेंट कराए ना भाई, आप इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कराते? इम्प्लीमेंट कराए। 2 साल हो गया, बिल पास हुआ है। स्लैब का फर्क आया ना एक रेड्डी साहब, स्लैब का एक फर्क आ गया। स्लैब का फर्क अब जो है वो आ गया। इन्होंने 1300 सीसी गाड़ी जो है उसको छूट दे दी है। अरे भाई उस स्लैब की जरूरत नहीं है। मैं जो जवाब दे रहा हूँ उससे स्लैब का ताल्लुक नहीं बनता। मैं मिनी बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि FBR में आप जाके चेक कर ले। उसमें आपको 2-3 क्लोज में मेरे मोबाइल में होगी, मैं दिखाता हूँ कि उसके तहत जो आदमी 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी खरीदेगा उसके ऊपर कंपलसरी रिटर्न है। जी ऐसे ही है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कराओ। अच्छा ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं की होगी। तो आपसे एक बड़ा अहम सवाल हमने पूछना है जो आप ही से रिलेटेड है बुनियादी तौर पे। आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो अकील करीम रेड्डी साहब से उन्हीं के हवाले से एक सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मौजूद हैं अकील करीम रेड्डी साहब, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अकील भाई, ब्रेक के दौरान आप कहे थे एक बड़ी खबर आप देना चाह रहे हैं, क्या खबर है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो आज 240 गज के मकान की जो मैंने बात की है वो आपके जो FBR के जो रूल्स है उसमें कहीं आप जाके चेक कर लें कि उसमें लिखा हुआ है कि जो बंदा 240 गज का मकान खरीदेगा या इससे बड़ा मकान खरीदेगा
उसको रिटर्न जमा कराना कंपलसरी है। जो 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी खरीदा उसको रिटर्न जमा कराना कंपलसरी है। तो आज हम इस बेस पे जा क्यों रहे हैं कि 1300 सीसी गाड़ी ब्लैक मनी से आप खरीद सकते हैं, तो उसमें तो लिखा हुआ है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कराएं ना। और जिसने इम्प्लीमेंट नहीं कराया और नहीं किया तो क्या उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? BR होगा, जाहिर है जिसने इम्प्लीमेंट FBR नहीं होगा, करवाया। कौन होगा? तो ये तो बड़ी खबर है ना। आप इसको चलाओ, अगर गलत हो तो मैं जिम्मेदार। अच्छा अकील भाई, आपका तो बजट की तो बात ही मैंने खत्म कर दी ना। मिनी बजट ने क्या बोला, सेनेट ने क्या बोला, नेशनल असेंबली ने क्या बोला, उन सबको छोड़ दो। जो चीज आपके सिस्टम में है आज आप उसको इम्प्लीमेंट करा दो, खत्म हो गई बात। अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपको फाइल करना कंपलसरी है तो उसकी रिलैक्सेशन तो कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा अकील साहब, ये जो माशी पैकेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को स्टॉक के जो से मुताल्लिका जो लोग हैं इनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन स्टॉक मार्केट को आप क्यों नहीं मुझे दिया अगर बता हालात दो, इतने अच्छे हैं एक सारे? पहले बात बता दो क्या रिलीफ मिला है हमें, चलो ये बता दो। चलो अकील भाई, ये तो मैंने आपसे पूछना है। ओ मेरे भाई, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, ना गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स पैकेज दिया है, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। उन्होंने क्या किया है कि 0.2 ब्रोकरेज के ऊपर चार्ज पड़ता था, तो ये 0.2 जो है 0.2, ये स्टॉक ब्रोकर जो छोटे लोग हैं ना, इनको प्रॉब्लम थी। अकील डेडी की प्रॉब्लम नहीं थी, आरिफ हबीब की प्रॉब्लम नहीं थी, ना नासिर बुखारी की थी, ना किसी और की थी, BMA की थी। जितने बड़े ब्रोकर हैं, क्योंकि उनको टैक्स देना होता है और एडजस्टमेंट हो जाती है, ये उन लोगों को प्रॉब्लम थी जो बहुत छोटे लोग हैं। तो हमारे यहाँ ऑपरेटर 650 लोग थे। इस टैक्स की वजह से 400 लोगों ने अपना कारोबार बंद कर दिया, वो रह गए 250। गवर्नमेंट ने इसको संजीदगी से लिया है, क्योंकि जो रिफंड का पैसा होता था, एक आदमी की कैपिटल 10 करोड़ है, अब साल में 3 करोड़ गवर्नमेंट से उनको रिफंड लेना होता था एडवांस टैक्स का। वो रिफंड गवर्नमेंट दे नहीं रही थी, फंसा होता था बिल्कुल। तो वो आज खत्म करके उन्होंने एक टैक्स नेट जो है वो रख दिया है। अब आपको पूरा टैक्स देना है, 1 रुपए की छूट नहीं दी गवर्नमेंट ने। अगर इसको कोई ये समझता है कि ये बेनिफिट है, तो बेनिफिट ये है कि जो गवर्नमेंट लोगों के पैसे रख लेती थी, अब उन्होंने मना कर दिया, नहीं रखेंगे। इसको दूसरी तरह से देख लेते हैं। अगर ये रिफॉर्म्स आ गई हैं, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो मार्केट उठ क्यों नहीं रही? मार्केट का जो एक मार्केट में जब से ये पैकेज आया और पैकेज से पहले से मार्केट 4000 पॉइंट बढ़ चुकी है। और इस मार्केट में जहां आप कह रहे हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है कि नेगेटिव ग्रोथ है और मार्केट का बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अकील भाई, IMF का जो पैकेज है उसके ऊपर आज एक खबर मैंने अखबार में पढ़ी है, वो कहते हैं कि जी IMF के पैकेज के ऊपर IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनसे नज़रसानी हो रही है। लास्ट जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तो आप कह रहे थे कि IMF के पैकेज को लेट नहीं करना चाहिए। अब जो ये डिले आ रहा है मुज़ाकरात के अंदर, भी कह रहा हूं, देख रहे हैं 6 महीने गुजर गए। मैं आपको ये आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, IMF से पैकेज लेना चाहिए। उस टाइम पे भी मैंने क्या है, उनसे अच्छी नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है। आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अच्छी नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि जब 6.25% पॉलिसी रेट था तो आपको ख्याल क्यों नहीं आया, आज 10-10.25% है तो आज क्यों ख्याल आया। जब 104 रुपये डॉलर था तो आप सोए हुए थे, आज 140 रुपये डॉलर है तो आप जाग गए। तो ये सारी बातें हमें करनी चाहिए। और ये जो IMF के बच्चे आते हैं उनकी उम्रें कितनी होती है? 28 साल, 30 साल, 32 साल। ये बच्चे आके क्या हमें सिखाएंगे जो हमने 45 साल इसमें गुजार दिए बिजनेस में? उनसे तो आधी उनकी उम्रें। मेरे भाई, पाकिस्तान 22 करोड़ पॉपुलेशन का मुल्क है, 22 करोड़ लोगों को आपको रोजगार देनी है। आप नेगेटिव ग्रोथ पे इन लोगों को रोजगार नहीं देंगे, यहाँ मसले मसाइल हो जाएंगे। आज आपकी बॉर्डर सिक्योर हो गई है, आज आपके मुल्क में दहशतगर्दी कम हो गई है, आज आपके मुल्क में स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, दुनिया से आज आपके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, दुनिया आज आपसे ट्रस्ट कर रही है। तो दुनिया, आप अपनी सिचुएशन उठा के देखें। आज हम इस कंडीशन में हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं। हम कस्टम की तरफ से अपनी ड्यूटी से इनकम कम कर रहे हैं, रेवेन्यू वहाँ से कम कर रहे हैं। हम लोकल इंडस्ट्री से रेवेन्यू हासिल करना चाहते हैं ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लोग इन्वेस्ट करें, अपना पैसा बाहर ना ले जाएं। तो ये सारी पॉलिसी पॉजिटिव पॉलिसी है और इसको लेके हम जब आगे चलेंगे तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अच्छी पॉलिसी होगी और इसके रिजल्ट आने वाले दिनों में अच्छे होंगे। आज हमारी गवर्नमेंट किसी से कोई
फिगर्स नहीं छुपा रही है। आज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो आज FIA ने जाके उसके ऊपर हाथ रख दिया, उनको पहली दफ़ा गलत काम करने वाले लोगों को पकड़ा गया। ये पहले कभी नहीं होता था। तो अच्छी चीज़ों की हमें तारीफ करनी चाहिए और हमारी भी ख्वाहिश यही है कि आगे जितने भी फिगर्स गवर्नमेंट साइड से दिए जाए वो फैक्ट एंड फिगर पे हो, जाली फिगर दे के हम लोगों को धोखेबाजी ना करें, मुल्क को हम आगे लेके जाएं। इस वक्त एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी ग्रुप हैं वो सारे खुश हैं, सबको बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर मिले हैं। हर आदमी ये दावे से कह रहा है कि आप समझते हैं कि जो पिछली हुकूमत थी वो जाली फिगर देती रही है? मैं किसी को ये नहीं कहता कि जाली नहीं, मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि आज असली फिगर है। अगर आपके पास वो पिछले फिगर है तो मुझे बता देंगे, मैं उसको क्लेरिफाई कर दूंगा। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ कि फिगर्स लोगों को दिए रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी होगी, आपको मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर मुल्क के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ग्रोथ की तरफ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जाहिर बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, रीफाइनेंस के रेट तो ज़रूर कम है, लेकिन जो बाकी लेंडिंग है SME के हवाले से पाकिस्तान जब से बना है पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने बजट में जो बैंक SME को लैंड करेगी 39% टैक्स को 20% कर दिया है, 19% टैक्स बेनिफिट दिया गया है। तो आपको ये इंटरेस्ट पे SME को पहली दफ़ा पैसा बैंकों से मिलेगा, मॉर्गेजेस वालों को पैसा मिलेगा, बैंक की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है और इसका फायदा डेफिनेट अवाम को मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। पॉलिसी को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, उसके कुछ 2-4 नुकात तो बताएं ना, प्रोग्राम के आखिर का कंक्लूजन तो हो जाए कि कौन से 2-4। मैंने आपको SME में 19% बैंक को टैक्स कम कर दिया, ये रिफॉर्म्स की बात है। ठीक है। 6% इंपोर्ट आइटम पे आपको फुल एंड फाइनल टैक्स कर दिया, ये भी रिफॉर्म्स है। ठीक है। उसके बाद 3 साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया, ये भी रिफॉर्म्स है। ठीक है। ब्रोकर के ऊपर 0.2% एडवांस टैक्स था, उसको खत्म कर दिया, ये भी रिफॉर्म्स है। इसमें गवर्नमेंट की जेब से कुछ भी नहीं देना, लेकिन गवर्नमेंट ने जो हर्डल्स है उसको खत्म किया। प्रोमिसरी नोट आपको दे देगी, सेल टैक्स रिफंड के बदले उसको लिस्ट करवा देंगे स्टॉक एक्सचेंज में, उसके ऊपर गवर्नमेंट 10% आपको इंटरेस्ट रेट देगी, ये भी एक रिफॉर्म्स है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट में आपके हमारे लिए की है। आज TV चैनल मुश्किल में बैठे हुए हैं, अवाम मुश्किल में है, तो गवर्नमेंट अपनी पूरी ट्राई कर रही है कि इनकी मुश्किलात को कम किया जाए। इसको आप लोग भी अप्रिशिएट करें, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, ताकि इनका मोरल हाई हो। बड़े बड़े स्टील मिल हो गया, PIA हो गया, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। ओ भाई, स्टील मिल वगैरह में SME के बारे में है। अभी आप ये देखें कि PIA में इन्होंने एक नई टीम लेके आई है और वो डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, वो लोगों से डायलॉग कर रहे हैं। उन्होंने कुछ पैसे रिकवर किए हैं जो पीछे लोगों को एडवांस दिए गए थे, 15 से 20 मिलियन डॉलर नए CEO साहब ने रिकवर किए हैं। तो ये आप जाके उनसे बैठे, उनके साथ डायलॉग करें, आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। 20 से 22 नए जहाज खरीद रही है PIA, तो जाहिर बात है कि जब जहाज होंगे तो इनका कैश फ्लो बढ़ेगा ना। ऐसे तो अब इतना बड़ा स्टाफ लेके 30-32 जहाज से तो उनका गुजारा नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी फ़्लाइटें बंद की हुई इंटरनेशनली, वो फ़्लाइटें इनको रिवाइव करनी पड़ेगी। तो ये सारे काम हो रहे हैं और दिख रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हो रहा, और ये आने वाले दिनों में आपको अच्छी खबरें मिलेगी। चले, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक किया। अकील करीम रेड्डी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अकील करीम रेड्डी साहब ने जो भी बातचीत की वो काफ़ी हौसला अफजा थी। हमारी भी ख्वाहिश है कि जो कुछ भी होना चाहिए वो मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए। रिपोर्ट्स आती रहती हैं, फिगर्स आते रहते हैं, वो फिगर्स ठीक भी होते हैं, बाज़ दफ़ा उन फिगर्स के अंदर कोई आप ये कह लें कैलकुलेशन का प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन दुआ आखिर में यही है, अकील करीम रेड्डी साहब की बात से ख़त्म करेंगे कि जो कुछ भी होना चाहिए आने वाले वक्तों में लोगों को बेहतर होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिले, लोगों को सुख का सांस मिले। इसी बात के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।